क्या हो अगर जिस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर शुरू करने जा रहे हो, कुछ ही दिनों बाद वही रिश्ता एक ऐसी कहानी बन जाए जिसका अंत पुलिस स्टेशन, फॉरेंसिक लैब और एक रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाए। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर किसी केस में एक लड़की की मौत हो चुकी हो, दूसरा शख्स भी दुनिया में न रहा हो और दोनों के बीच क्या हुआ था, इसका सबसे जरूरी जवाब देने वाले लोग ही मौजूद न हो, तो आखिर सच तक पहुंचा कैसे जाए। आज की कहानी गुरुग्राम से सामने आए इंशाराह अय्यूबी और श्रेष्ठ मलिक मामले की है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसके लिए जिंदगी उस वक्त बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। सीतापुर के एक सामान्य परिवार में पली बड़ी इंशाराह अय्यूबी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। परिवार के मुताबिक वह शांत स्वभाव की थी और उनका फोकस अपनी पढ़ाई और करियर पर था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। 2025 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें गुरुग्राम की एक बड़ी हेल्थ केयर और आईटी सर्विस कंपनी ऑप्टम में नौकरी मिल गई। एक नए शहर में नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और एक ऐसा करियर जिसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की थी। शुरुआत में इंशाराह गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में एक पीजी में अकेली रहती थी। वह अपने परिवार से लगातार संपर्क में रहती थी। रोजमर्रा की बातें हों या ऑफिस की कोई छोटी बड़ी बात, घर वालों से उनका फोन पर संपर्क बना रहता था, यानी परिवार के लिए सब कुछ सामान्य था। फिर आया जुलाई 2025। इसी दौरान उसी कंपनी में श्रेष्ठ मलिक नाम के एक युवक ने भी नौकरी ज्वाइन की। श्रेष्ठ मूल रूप से भिलाई, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने एनआईटी रायपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और पढ़ाई के बाद बड़ी टेक कंपनियों में इंटर्नशिप का अनुभव भी हासिल किया था। ऑप्टम में उन्होंने एआई इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया और शायद यहीं से इस कहानी के दो मुख्य किरदार पहली बार एक दूसरे के करीब आए। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, एक ही कंपनी, एक ही समय और एक ही प्रोफेशनल माहौल। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, ऑफिस का काम, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस और टीम से जुड़ी बातें। लेकिन आखिर कितनी देर तक दो लोग सिर्फ कॉलीग्स रह सकते हैं जब वे रोज एक दूसरे के सामने हों। धीरे धीरे बातचीत काम से निकलकर पर्सनल लाइफ तक पहुंचने लगी। भविष्य के सपने, करियर, पसंद नापसंद और फिर शायद वो बातें जो आमतौर पर इंसान हर किसी से शेयर नहीं करता। जांच से सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उनका रिश्ता रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। श्रेष्ठ ने इंशाराह के सामने अपने फीलिंग्स जाहिर किए और इंशा ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया। दोनों साथ समय बिताने लगे। वीकेंड पर बाहर जाना, कैफे में मिलना, ऑफिस के बाद साथ वक्त बिताना। बाहर से देखने पर यह दो युवा लोगों की एक सामान्य रिलेशनशिप स्टोरी लग सकती थी, लेकिन इस कहानी में एक बात ऐसी थी जो दोनों परिवारों से छिपी हुई थी, उनका रिश्ता। इंशा के परिवार को इस रिलेशनशिप की जानकारी नहीं थी और श्रेष्ठ के परिवार के मुताबिक उन्हें भी इंशाराह के बारे में कुछ पता नहीं था। यानी दोनों अपनी जिंदगी का यह हिस्सा अपने अपने परिवारों से छिपाकर आगे बढ़ा रहे थे। और फिर जुलाई 2026 आया। यहीं से कहानी अचानक अपना रास्ता बदलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंशाराह ने सेक्टर 57 का अपना पुराना पीजी छोड़ दिया। उन्होंने अपना सामान लिया और सेक्टर 55 के क्लाउड 9 पीजी में शिफ्ट हो गई, जहां श्रेष्ठ पहले से रह रहे थे। यानी अब दोनों एक साथ रहने लगे थे। अगर बाहर से देखें तो ये उनके रिलेशनशिप का अगला स्टेप था, लेकिन क्या कमरे के अंदर भी सब कुछ उतना ही नॉर्मल था? यही सवाल आज इस केस की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद इंशाराह अचानक गायब हो गई। 12 जुलाई की सुबह परिवार ने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। पहले शायद किसी ने इसे बड़ी बात नहीं माना। हो सकता है वह सो रही हो सकता है बिजी हो, शायद बाद में कॉल बैक कर देगी। लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और इंशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उनके लिए यह अनयूजुअल था, इसलिए परिवार ने उनके ऑफिस से संपर्क किया और वहां से जो जवाब मिला उसने चिंता को डर में बदल दिया। इंशाराह उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी। अब परिवार के पास इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस से संपर्क किया गया, जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस सेक्टर 57 वाले पुराने पीजी पहुंची, लेकिन कमरा खाली था। इंशाराह का सामान वहां नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वह वहां से जा चुकी थी, लेकिन कहां? पुलिस ने आसपास पूछताछ की, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। फिर जांच टेक्निकल एंगल पर गई। इंशाराह के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई और लोकेशन पुलिस को ले गई सेक्टर 55 के क्लाउड 9 पीजी तक, वही जगह जहां श्रेष्ठ रह रहे थे। पुलिस वहां पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब शक और गहरा हो गया। मकान मालिक की मौजूदगी में दरवाज़ा खुलवाया गया और कमरे के अंदर जो मिला उसने इस पूरे मामले को मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन से बदलकर
मर्डर इन्वेस्टिगेशन बना दिया। कमरे के अंदर इंशा राहत का शव मिला। मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सिक्योर किया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। कमरे से जरूरी सैंपल्स कलेक्ट किए गए। चाकू समेत दूसरे संभावित एविडेंस को कब्जे में लिया गया। इंशा राह के डिवाइसेस और कमरे में मौजूद दूसरे डिजिटल सामान को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया। लेकिन उस वक्त एक इंसान वहां नहीं था, श्रेष्ठ मलिक। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, श्रेष्ठ कहाँ गया? उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पीजी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली गई। जांच में पुलिस के मुताबिक ऐसी फुटेज मिली जिसमें श्रेष्ठ घटना के बाद अकेले पीजी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अब पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे संभावित एग्जिट पॉइंट्स पर अलर्ट जारी किया, क्योंकि उन्हें डर था कि श्रेष्ठ शहर से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी 12 जुलाई को पुलिस को एक और खबर मिलती है। घड़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके पास से एक डैमेज्ड फोन, वॉलेट और कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मिले। फोन का सिम सुरक्षित था। पुलिस ने सिम को दूसरे डिवाइस में डालकर नंबर वेरीफाई किया और नंबर श्रेष्ठ मलिक का निकला। इसके बाद पुलिस ने एक और बड़ा क्लू मैच किया। सीसीटीवी में पीजी से बाहर निकलते वक्त श्रेष्ठ ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े रेलवे ट्रैक पर मिले युवक ने भी पहने हुए थे। भिलाई में रहने वाले श्रेष्ठ के परिवार को बुलाया गया और उन्होंने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में कर दी। अब पुलिस के सामने एक बेहद मुश्किल स्थिति थी। जिस शख्स से इंशा राह की मौत के बारे में पूछताछ होनी थी वह खुद भी अब जीवित नहीं था। इसलिए अब पुलिस के पास सिर्फ एक चीज थी, एविडेंस। और यहीं से इस केस की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। श्रेष्ठ के पिता ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई को श्रेष्ठ ने अपने भाई से फोन पर बात की थी। वह काफी परेशान था और उसने कहा था कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई है। लेकिन वह लड़की कौन थी? क्या उसका संबंध इंशा राह अयूबी से था या फिर इस कहानी में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? श्रेष्ठ के परिवार के मुताबिक उन्हें इंशा राह के साथ उसके रिलेशनशिप या लाइव इन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके पिता ने यह भी कहा कि श्रेष्ठ शांत स्वभाव का था और उन्होंने पुलिस से मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका को भी जांचने की मांग की। अब पुलिस ने इन सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। इंशा राह और श्रेष्ठ के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फॉरेंसिक और साइबर टीम्स के पास भेजा गया, क्योंकि इस केस में शायद सबसे महत्वपूर्ण जवाब किसी कमरे में नहीं बल्कि डिजिटल डेटा में छिपा हो सकता है। किसने किसे आखिरी मैसेज किया? आखिरी कॉल किससे हुई? 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? क्या रिलेशनशिप, परिवार, शादी या किसी और मुद्दे को लेकर कोई तनाव था? और श्रेष्ठ ने अपने भाई से जिस लड़की की धमकी की बात कही थी, आखिर वह कौन थी? पुलिस ने कंपनी के कॉलीग्स और मैनेजमेंट से भी पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले दोनों के व्यवहार में कोई बदलाव आया था या नहीं। वहीं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। शुरुआती परिस्थितियों के आधार पर पुलिस का शक श्रेष्ठ पर था, लेकिन किसी व्यक्ति पर शक होना और अदालत में अपराध साबित होना दो अलग बातें हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी और बाकी जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। और यही इस केस को इतना उलझा हुआ बनाता है। एक तरफ इंशा राह का परिवार है जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसके सपने पूरे करने के लिए उसे दूसरे शहर भेजा और फिर उसे खो दिया। दूसरी तरफ श्रेष्ठ का परिवार है जो अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके बेटे के आखिरी दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ था। और इन दोनों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। क्या इंशा और श्रेष्ठ के बीच कोई गंभीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? क्या 11 जुलाई की आखिरी बातचीत इस केस की कोई अहम कड़ी है? क्या धमकी देने वाली लड़की वास्तव में इंशा राह थी या फिर कहानी में कोई तीसरा किरदार छिपा हुआ है? फिलहाल इन सवालों का जवाब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस दे सकते हैं। आखिर 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच ऐसा क्या हुआ था? इस कहानी का पूरा सच फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, इस केस में आखिर हुआ क्या था? क्या श्रेष्ठ ने इंशा राह की जान ली या इस पूरी कहानी के पीछे कोई तीसरा शख्स था? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रिसर्च क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।